हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। पिछली क्लास में हमने आधुनिक आवर्त सारणी के एक डायग्राम बेस्ड उससे रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन को हमने समझा था, पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं और जो हमारी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित, उस पर भी आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे बनाया हेनरी मोजले ने। किसने बनाया? हेनरी मोजले ने बनाया। कब बनाई? 1913 में बनाई थी। सबसे पहले किसने बनाई? दिमित्री मेंडलीफ ने। दिमित्री मेंडलीफ ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1869 में बनाई थी। पब्लिश कब हुई, प्रकाशित कब हुई? 1872 में। किस में प्रकाशित हुई? जर्मन पत्रिका में। जर्मन पत्रिका थी, साइंस जर्नल था, उसमें यह प्रकाशित हुई थी। मेंडलीफ के समय खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे? 9। तो आवर्त कितने थे? 7। 9 वर्ग और 7 क्या थे? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग या समूह या ग्रुप कहते हैं। और आवर्त पीरियड्स कितने हैं? 7 हैं। ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्वों को अभी तक व्यवस्थित किया गया है? 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। क्योंकि मेंडलीफ के समय 63 तत्व खोजे गए थे, तो उनको ही रखने के लिए जगह थी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा तत्वों को, 4-5 तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ा था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक खोजे गए 118 तत्वों को पूरा का पूरा उनके अंदर व्यवस्थित किया गया है। सबसे खोजा गया अंतिम तत्व उसमें अग्नीशियम है। तो यह है आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने बनाई थी। जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में काफ़ी कमियां थी, काफ़ी दोष थे, तो उन दोषों को रिमूव करते हुए और उस मेंडलीफ की आवर्त सारणी को अपडेट करके एक नई एक्सटेंडेड विस्तृत आवर्त सारणी प्रस्तुत करी 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही तत्वों के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक नया तरीका इजाद किया, जिसे इन्होंने नाम दिया था आधुनिक आवर्त नियम, है ना। आधुनिक आवर्त नियम दिया। और आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, उस पे हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त नियम की बहुत ही बेसिक सी परिभाषा अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कहा था कि किसने? हेनरी मोजले ने, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सामने प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि जब भी तत्वों को अरेंज किया, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को जो व्यवस्थित किया, वो उन तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनको अपने ही नियम को मेंडलीफ की तरह कई जगह तोड़ना नहीं पड़ा। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, लेकिन मेंडलीफ ने एक जगह क्या किया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में रखा कोबाल्ट से। जबकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.8 था और निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 था। ये था। तो इसका द्रव्यमान कम होने के बावजूद भी इसको कोबाल्ट से बाद में रखा। हिसाब से तो ये पहले रखा जाना चाहिए था, है ना। तो ये उसकी अपनी ही आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखने के लिए जो नियम बनाया, उस नियम को इन्होंने कई जगह तोड़ा। किसने तोड़ा? मेंडलीफ ने तोड़ा। लेकिन हेनरी मोजले ने उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो आवर्त सारणी प्रस्तुत करी, उन्होंने अलग से नहीं बनाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ही जो काट छांट करके और उसको नया रूप दे करके, और उसने एक नई अपडेटेड एक्सटेंडेड विस्तृत आवर्त सारणी प्रस्तुत करी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18, जिन्हें हम ग्रुप या समूह के नाम से जानते हैं, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं। और क्षैतिज जो खाने होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें हम आवर्त के नाम से जानते हैं। पीरियड्स हम कहते हैं, जो कितने होते हैं? 7 होते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों को रखने के लिए जगह दी गई है और वर्तमान में अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं, उनको ही रखने के लिए यहां पर आवर्त सारणी बनाई है। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में और क्या रोचक जानकारी आपको मिल सकती है। सबसे पहली बात, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिमित्री मेंडलीफ 1907 में उनकी मौत हो जाती है, लगभग 1907 में, अगर मैं सही हूं तो लगभग इसी डेट में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उनकी जो आधुनिक आवर्त सारणी पर जो काम कर रहे थे वो रुक जाता है और उन्हीं के साथ में आधुनिक आवर्त सारणी पर काम करते हैं हेनरी मोजले। हेनरी मोजले 1913 में, कब? 1913 में। कौन? हेनरी मोजले ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया, रीअरेंज किया। उन्होंने क्या किया? जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसको दोबारा से अरेंज किया, उनको हटा काट छांट करके कुछ नई चीजें जोड़ करके उसने उसको पुनः व्यवस्थित किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो मोजले ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को दोबारा से रीअरेंज करके, पुनः व्यवस्थित करके और उसे एक नया रूप दिया और उस नई रूप की आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। जब आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? हेनरी मोजले ने। जब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? दिमित्री मेंडलीफ ने। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हेनरी मोजले ने मेंडलीफ के सम्मान में अपनी आवर्त सारणी में कौन से परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम उनके नाम के ऊपर रखा है, तो हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 101 वाला जो तत्व है उसका नाम उन्होंने मेंडलीफ के ऊपर रखा है। आवर्त सारणी बनाने में उनके योगदान में नाम रखा है MD, ये लिखा हुआ मिलेगा, और इसका नाम होता है मेंडेलिवियम, है ना, मेंडेलिवियम। तो मेंडलीफ के ऊपर उनके सम्मान में उन्होंने, हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में दिमित्री मेंडलीफ को स्थान दिया है और उनके नाम के ऊपर उन्होंने अपने परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्व का नाम मेंडलीफ के ऊपर रखा है, जिसका नाम है मेंडेलिवियम। ठीक है, तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाते हैं मेंडलीफ और उसके बाद में नई आवर्त सारणी बनाते हैं हेनरी मोजले। सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनती है उसमें आपके 63 तत्वों को रखने के लिए जगह थी, जिसमें आपके 9 ग्रुप थे और 7 क्या थे? आवर्त। नई आवर्त सारणी जो बनती है उसमें 18 ग्रुप हैं और 7 क्या हैं? आवर्त। और अभी तक 118 तत्वों को उसमें व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, प्रश्न बने कि भाई जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, क्या वो उसने पूर्णतः नई बनाई है या वो उसने किसी पुरानी आवर्त सारणी को अपडेट किया, उसको विस्तृत रूप से पुनः व्यवस्थित किया है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर, उसने, हेनरी मोजले ने नई जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ही पुनः व्यवस्थित करके नया रूप उसका तैयार किया है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी में इन्होंने, हेनरी मोजले ने एक नियम दिया, आधुनिक आवर्त नियम। हेनरी मोजले ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया और हेनरी मोजले ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण को करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया और उस नियम का नाम है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का आधुनिक आवर्त नियम। हेनरी मोजले से पहले जो आपके 3 वैज्ञानिक हुए हैं, दिमित्री मेंडलीफ, आपका न्यूलैंड और डॉब्रिनियर, इन तीनों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का जो आधार माना था वो था उनका परमाणु द्रव्यमान। तो इन तीनों ने किसी भी तत्व को वर्गीकृत, क्लासिफाई करने का जो आधार रखा परमाणु द्रव्यमान। तो इन्होंने बताया कि तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर किया। लेकिन वो नियम कई जगह अपनी ही बातों को कई जगह वो क्रॉस कर रहा था, काट रहा था, अपनी बातों पर वो खरा नहीं उतर रहा था। उसके बाद में जब आते हैं आपके हेनरी मोजले और वो एक नई एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल को वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, और हेनरी मोजले को ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है तत्वों के वर्गीकरण का, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए
ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का भौतिक गुणधर्म, उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लाइक एज उसके अंदर प्लास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी होगी, प्रत्यास्थता होगी, उसमें प्लास्टिकता होगी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, डिफ्लेक्शन, इस टाइप की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ भौतिक गुणधर्म है, उसमें कड़ापन, उसमें कठोरता, उसमें आघातवर्धीनता, दुर्नम्यता, है ना, तन्यता, भंगुरता, प्लास्टिकता, प्रत्यास्थता, लचीलापन, ये भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे लाइक एज लिथियम सबसे हल्की धातु है, वेरी लाइटेस्ट मेटल। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कार्बन सबसे कठोरतम पदार्थ है, अधातु तत्व है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पारा, मर्क्यूरी जो है वो आपका एक लिक्विड मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ब्रोमीन एक आपका लिक्विड नॉन मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये सब क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स। तो कुछ जो तत्व हैं उनके जो भौतिक गुणधर्म हैं, रासायनिक गुणधर्म हैं, तो उन्होंने बताया, किसने, हेनरी मोजले ने, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं? परमाणु क्रमांक। इस शब्द को आप विशेषतः ध्यान देना, स्पेशली आप इस पे फोकस कीजिए। एटॉमिक नंबर, है ना, उस एटॉमिक नंबर के वो आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मींस होता है कि वो दोबारा से रिपीट होते हैं। किसी एक निश्चित परमाणु संख्या के बाद जो कोई तत्व आएगा, उसके जो गुण होंगे, चाहे वो आपके भौतिक गुण हो सकते हैं या वो उसके वो रासायनिक गुण हो सकते हैं, वो एक निश्चित अंतराल बाद वापस रिपीट होते हैं। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन पर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी डिस्प्ले है, दिखाई दे रही है आपको। तो इसमें हमने जो तत्वों को अरेंज किया है वो उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। सबसे कम परमाणु संख्या वालों को सबसे पहले रखा है, उससे ज्यादा वाले को उसके बाद में रखा है, और उससे ज्यादा वाले को उससे बाद में रखा है। अब उसने ये बोला, हेनरी मोजले ने ये बात बताई हमें कि भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी में हमने तत्वों को जो व्यवस्थित किया है, वो उन तत्वों के जो भी भौतिक गुण होंगे या जो भी रासायनिक गुण होंगे, वो उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब एक निश्चित परमाणु संख्या के बाद कोई जब तत्व आता है तो उसके जो गुण होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण, वो किसी पिछले वाले तत्व से मिलते जुलते होंगे। यही बात हेनरी मोजले ने हमको बताई थी। तो ये दिया था हेनरी मोजले ने अपना आधुनिक परमाणु को व्यवस्थित करने का, तत्वों को व्यवस्थित करने का आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या बनाया? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसे इंग्लिश में हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको आप हिंदी में परमाणु क्रमांक कह लीजिए या परमाणु संख्या कह लीजिए। उन्होंने क्या बताया? तत्वों का जो भौतिक रासायनिक गुण होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हम तो बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो मूल आधार था वो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मूल आधार क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे तत्वों को व्यवस्थित तो किया परमाणु संख्या के आधार पे, लेकिन व्यवस्था, एक तो होता है क्लासीफाई करना, बांटना, भाई तुम इसमें, तुम इसमें, तुम इसमें, वर्गीकृत कर दिया। अब पूरी आवर्त सारणी में देखो, अब इसमें फर्क आता है। एक तो होता है व्यवस्थित करना और एक होता है वर्गीकृत करना, दोनों में फर्क है। व्यवस्थित को तो हम कहते हैं अरेंज करना, वर्गीकृत करने को हम कहते हैं क्लासिफाइड करना। इसमें डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है? मतलब हमने किस तत्व को कहां जगह दी है। मान लीजिए ये आवर्त पहला ही ये पहले आवर्त में हमने हाइड्रोजन को रखा है और हीलियम को रखा है। पहले ग्रुप में हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम को रखा है। तो अगर हम देखें ग्रुप में, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और लिथियम की 3 है। तो एक के बाद तो 2 आना चाहिए था, मतलब बेरिलियम आना चाहिए था। तो बेरिलियम को हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्यों नहीं रखा?
क्योंकि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन से मैच नहीं करती हैं, और किसी भी ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सदस्य के, किसी भी समूह के जितने भी आपके तत्व होंगे, उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, एक जैसी होती है। इसका मतलब क्या है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होने के बावजूद भी लिथियम की जगह हमने बेरिलियम को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि लिथियम के जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक रासायनिक गुण हैं, वो हाइड्रोजन से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से मैच करती हैं, इससे ये मिलती जुलती हैं। लेकिन लिथियम से पहले जो आपका हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो हाइड्रोजन के जस्ट बाद हाइड्रोजन के साथ में हीलियम आना चाहिए था, लेकिन हीलियम को हमने हाइड्रोजन से दूर क्यों रखा? वो रखा हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, क्योंकि हीलियम के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन के जैसे नहीं है, लिथियम के जैसे नहीं है, सोडियम के जैसे नहीं है, और जिसके गुण एक जैसे नहीं है उसको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते, नहीं तो कुछ ना कुछ वो खुरापात करेंगे। तो हमने किस तत्व को कौन सा रूम अलॉट करना है, कौन सा रूम उसको अलॉट करना है, उसका आधार बनाया हमने परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। उस एटॉमिक नंबर के आधार पे हमने इनको अरेंज किया, सिर्फ अरेंज किया, व्यवस्था कि भाई तुम यहां बैठोगे, तुम इसके साथ बैठोगे, आप इसके साथ बैठेंगे, आप इसके साथ बैठेंगे, आप इसमें रूम नंबर 18 में बैठोगे, आप सब लोग रूम नंबर 13 में बैठोगे, क्योंकि आपके गुण सभी का स्वभाव एक जैसा है। आपका गुण भाई वर्ग 16 के जितने भी तत्व हैं इनका स्वभाव एक जैसा है, वर्ग इसके जो तत्व है आपके 5 के सभी का स्वभाव एक जैसा है, सेम कैटेगरी के हैं, तो आप एक साथ बैठ सकते हैं, आपकी बन जाएगी, ट्यूनिंग बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ग्रुप 18 के तत्वों के साथ में ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को मिला दिया, तो इनकी पूरी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनका गुण, व्यवहार सब कुछ अलग अलग है, तो ये एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ ये रह नहीं सकते। तो इनको फिर हमने एक तरीका इजाद किया कि किसको हम कहां रखें। तो तरीका इजाद किया, तो हमने इनको भैया आप कहां बैठोगे, आप कहां बैठोगे, हमने परमाणु संख्या के आधार पर, या परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको अरेंज कर दिया। ये तो अरेंज कर दिया, अभी तुम यहां, तुम यहां। अब इसमें भी सबसे पहले हाइड्रोजन क्यों रखा हमने, सोडियम क्यों नहीं रखा, और हाइड्रोजन के साथ में हम लिथियम क्यों रखेंगे? हाइड्रोजन के साथ में हमारी इनसे क्या दुश्मनी है? क्या हाइड्रोजन के साथ में हम क्रोमियम को नहीं रख सकते? क्या हाइड्रोजन ग्रुप 1 में हाइड्रोजन के साथ में हम जो है जिंक को नहीं रख सकते? क्या हम हाइड्रोजन के साथ में ग्रुप 1 में सिलिकॉन को नहीं रख सकते? तो उसका जो हमने आधार बनाया, हमने इनको अरेंज तो कर दिया कि भाई पहले नंबर पर हाइड्रोजन रखा जाएगा, दूसरे नंबर पर हीलियम रखा जाएगा, तीसरे नंबर पर लिथियम रखा जाएगा, चौथे नंबर पर बेरिलियम रखा जाएगा, पांचवें नंबर पर बोरॉन, छठे नंबर पर कार्बन, सातवें नंबर पर नाइट्रोजन, आठवें नंबर पर ऑक्सीजन, नौवें नंबर पर फ्लोरीन और 10वें नंबर पर नियोन को रखा जाएगा। तो ये हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर। लेकिन इस ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस ग्रुप में कौन कौन से तत्व रखे जाएंगे, इसका आधार हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, किसी भी ग्रुप के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जबकि किसी भी आवर्त के हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है। लेकिन किसी भी आवर्त के सभी तत्वों में जो कोषों की संख्या होती है, नंबर ऑफ जो आपके शेल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर नहीं होती, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्याएं भी बराबर नहीं होती। किसी भी ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनमें कभी भी कोषों की संख्याएं बराबर नहीं होती, हर एक तत्व में कोषों की संख्या अलग अलग होती है। तो हमने इसको कैसे किया निर्धारित कि भाई पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ही रखे जाएंगे। इस पहले ग्रुप में हम सोडियम की जगह टाइटेनियम को क्यों नहीं रख सकते? पहले ग्रुप में हम पोटेशियम की जगह गैलियम को या एल्यूमिनियम को क्यों नहीं रख सकते? या हमने इनको ही क्यों रखा है? तो इनके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का जो हमने आधार बनाया है वो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि किसी भी तत्व का, किसी भी वर्ग के, किसी भी ग्रुप के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो समान, मतलब उस ग्रुप के हर एलिमेंट का, उस समूह के प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
समान होता है। उस ग्रुप के प्रत्येक तत्व के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो उन्होंने बोला भैया जिस ग्रुप के तत्वों के अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन हो वो तो ग्रुप फर्स्ट में आ जाओ। जिन ग्रुप में, जिस एलिमेंट्स में, जिन तत्वों में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 2 हो वो ग्रुप नंबर 2 में आ जाओ, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम हो, एक जैसे हो। जिन ग्रुप के एलिमेंट्स में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 3 है वो भैया ग्रुप नंबर 3 में आ जाइए। तो ग्रुप नंबर 3 में इनको क्यों रखा, ग्रुप नंबर 2 में इनको क्यों रखा, किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक, तो साइंस जो है या आवर्त सारणी है, केमिस्ट्री है, इसको आप इतना डिफिकल्ट मत बनाओ, इतना आप इसको टफ मत समझिए। एक इसको अगर समझना चाहें डेली प्रैक्टिकल एग्जांपल से, बेसिक से एग्जांपल से, तो आप इसको इजीली, कोई भी नॉन साइंस बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है वो भी इसको समझ सकता है, बस उसको समझना है तो। ठीक है, तो चलिए, तो आधुनिक आवर्त नियम जो दिया उसने क्या बोला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कि जो तत्व हैं उनके जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात किसी एक निश्चित परमाणु संख्या के बाद में जो तत्व आएगा उसके गुण किसी पिछले वाले तत्व से मिलते जुलते होंगे। उसका सिंपल सा ये था। उन्होंने तत्वों का जो व्यवस्था की, अरेंजमेंट किया, वो परमाणु संख्या के आधार पर किया, जबकि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की, भाई ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से होंगे, ग्रुप नंबर 2 में कौन से होंगे, ग्रुप नंबर 18 में कौन से होंगे, ग्रुप नंबर 13 में कौन से होंगे, उनका आधार बनाया उसने। क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इन्होंने उनको वर्गीकृत किया, व्यवस्थित नहीं, वर्गीकृत किया। देखो इस शब्दों में कई बार चक्कर पड़ जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं कि हेनरी मोजले ने तत्वों का वर्गीकृत किस आधार पे किया, और एक होता है तत्वों को व्यवस्थित किस आधार पे किया। तो तत्वों को व्यवस्थित अरेंज तो किया परमाणु संख्या के आधार पे, और वर्गीकृत जो किया वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया। ठीक है, तो याद रखना, क्लासिफाई तो किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, वर्गीकृत तो किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, और व्यवस्थित अरेंज किया है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कहां रखा जाएगा वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पे किया है। क्लियर है? हाँ भाई, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो हमारी जो सारणी है आधुनिक आवर्त सारणी, उस आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हेनरी मोजले ने दी थी 1913 में, और उन्होंने एक आधुनिक आवर्त नियम दिया और जिसके आधार पे उन्होंने रासायनिक भौतिक गुणधर्मों का निर्धारण किया, और इन्होंने ही तत्वों का जो वर्गीकरण किया जिसका आधार क्या था। तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होगा भाई, क्या होगा आधार तत्वों के वर्गीकरण का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखना एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें हम कई बार गड़बड़ हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम परमाणु संख्या बताएं, ऑप्शन में दे दिया तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु संख्या के आधार या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार। तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार। जब प्रश्न एग्जाम में तत्वों की व्यवस्था, नई आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो व्यवस्था है, व्यवस्थित किया गया, वो किस आधार पर किया गया है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, 7 तो क्या है आवर्त, 7 क्या है आवर्त, और 18 क्या है वर्ग हैं। 7 आवर्त हैं और 18 क्या है वर्ग हैं। किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है भाई, फिर हम देखते हैं जो आवर्त होता है, किसी भी जो आवर्त होता है वो ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर अर्थात कोश को निरूपित करता है। इसका मतलब आवर्त संख्या 1 है, जैसे 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आवर्त नंबर 1 है वो इस बात का सूचक है कि इसमें एक ऊर्जा स्तर है, K है ना। आवर्त संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें 2 ऊर्जा स्तर हैं, K और L है। ठीक है, आवर्त संख्या 3 है, इसमें 3 ऊर्जा स्तर या 3 कोश हैं, K L M। आवर्त संख्या जो 4 है, इसमें 4 ऊर्जा स्तर है, K L M N। 5 जो है उसमें 5 ऊर्जा स्तर है, N के बाद में O, और इसमें P और इसमें Q। ऐसे 7 ऊर्जा स्तर हैं जिनको हम KLMN से OCPQ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आवर्त होते हैं या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो जो आप ये जो देख रहे हो आवर्त सारणी ये वाली, इसमें ये जो हैं ये आवर्त हैं। आवर्त 1 में 2 तत्व हैं, आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व हैं,
6 ये 2 2 8 है। आवर्त फिर 4 5 में आपके जो हैं वो 18 तत्व हैं। उसके बाद इनमें आपके बाकी के तत्व हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में 6 और 7 में। तो ये जो आवर्त होते हैं कि भाई ये आवर्त नंबर फर्स्ट जिसमें 2 तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये इस बात के सूचक है इसमें हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, इनके परमाणु में एक ही कोश होगा, एक ही कोश होगा या एक ही ऊर्जा स्तर। ये तो हो गया आपका नाभिक न्यूक्लियस, और ये क्या होती है आपकी नाभिक, अंदर वाला होता है नाभिक, और नाभिक के बाहर ये क्या होते हैं आपके कक्ष, कक्ष या शेल, इंग्लिश में शेल, हिंदी में कोश, और चौथा नाम होता है इनका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ये तो आवर्त एक के हाइड्रोजन और हीलियम में केवल एक ही कोश या एक ही कक्ष या एक ही ऊर्जा स्तर होगा के। आवर्त 2 में लिथियम में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में इनके जो भी तत्व हैं, आवर्त नंबर 2 के जो भी तत्व हैं इनमें 2 ऊर्जा स्तर या 2 कोश हैं, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। इस तरीके से आवर्त नंबर 3 में आपके कितने कोश हैं, 3 हैं, और 3 ऊर्जा स्तर हैं। तो आवर्त जो है वो इस बात का सूचक है कि जो कोश को दर्शाता है, अर्थात ऊर्जा स्तर या कोश को दर्शाता है, और ऊर्जा स्तर और कोश कितने हैं, 7 हैं। ठीक है भाई, 7 हैं। मुख्यतः 4 ही पढ़ लेना आप, 4 ऊर्जा स्तर होते हैं किसी भी तत्व का। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसमें हमारे सिर्फ 4 ऊर्जा स्तर या 4 कोश से ही काम चल जाएगा, KLMN, क्योंकि ये कोश होते हैं। फिर इनके भी होते हैं उपकोश, SPDF। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना सीखेंगे ट्रिक्स से तो वहां हम इसकी चर्चा करेंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक कितने होते हैं, किस किस ऊर्जा स्तर में, किस किस कोश में, किस किस उपकोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ करके प्रथम आवर्त का प्रत्येक सदस्य क्या है, क्षार है, और क्षार में भी कैसा है, धातु है। और अंतिम सदस्य क्या है, निष्क्रिय गैस है। हाइड्रोजन जैसे आवर्त 1 का जो पहला तत्व हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और वो क्षार नहीं है, वो धातु नहीं है, वो गैसीय पदार्थ है। तो ना तो वो क्षार है, ना ही वो निष्क्रिय गैस है, ना ही वो धातु है। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो हर एक आवर्त का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आवर्त संख्या 1 को छोड़ करके आवर्त 2 से लेकर के 7 का जो पहला तत्व होगा वो क्षार धातु होगा, और क्षारीयता घटती जाएगी। जैसे ही हम आवर्त सारणी में बाएं से बढ़ेंगे दाईं तरफ, क्षारीयता घटती जाती है, धात्विकता घटती जाती है, और फिर लास्ट में जब हम पहुंचते हैं ग्रुप नंबर 18 में तो वहां वो क्या आ जाता है, नोबल गैस, निष्क्रिय गैस। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके किसी भी आवर्त का पहला सदस्य क्षार धातु होगा, और अंतिम जो सदस्य होगा उसका वो क्या होगा, निष्क्रिय गैस होगा, जिसे हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 जो होते हैं वो लेंथेनाइट को, और परमाणु संख्या 90 से लेकर के 103 वाले जो तत्व होते हैं जो कि आवर्त सारणी में नीचे रखे गए हैं, वो एक्टिनाइट को, तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है, उनको प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्त सारणी में नीचे जो रखे गए हैं हमारे तत्व जो है ना, उनको हमने जो 14 तत्व लगभग, उनको हमने नीचे रखा है आवर्त सारणी में नीचे की ओर, जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट वाले जो तत्व जो होंगे वो किससे होंगे, आपके 58 से लेकर के 71, और एक्टिनाइट वाले तत्व जो होंगे वो किससे होंगे, 90 से लेकर के 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व होंगे। किसी भी वर्ग में जो कोई ग्रुप बनता है उस वर्ग में, देखो आगे बात, किसी भी वर्ग के तत्वों का, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के परमाणु में अंतिम कोश में, सबसे बाहरी कोश में, अंतिम कोश में या अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम किस नाम से जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसमें, तत्व में 1 हो गया। किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में या सबसे अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए उसमें, 7 हो गए। ठीक है। अब संयोजकता अलग हो सकती है, संयोजकता उसकी 7 भी हो सकती है, संयोजकता उसकी 1 भी हो सकती है, वो हम अलग से टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो हर एक वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, समान। जबकि उस वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 1 कोश होगा। ऊपर से नीचे आ रहे हम, दूसरे नंबर पर आता है लिथियम, तो लिथियम में 2 कोश होंगे। और फिर आता आपका सोडियम, तो सोडियम में 3 कोश होंगे। पोटेशियम में 4 कोश या कक्ष होंगे। रुबिडियम में 5 होंगे।
सीजियम में 6 होंगे और फ्रांसियम में कितने होंगे? 7 होंगे। तो किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से बढ़ते नीचे की तरफ तो उस ग्रुप के सभी सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजी इलेक्ट्रॉन तो समान होते हैं, लेकिन जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कोषों का जो संख्या है, कोष की जो संख्या है और परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता जाता है। एक तो परमाणु का आकार बढ़ेगा भाई, कोष जितने ज्यादा घेरे बनते जाएंगे तो परमाणु का आकार उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जनरल सी बात हुई आवर्त सारणी के बारे में। और देखते हैं और क्या, जैसे हमारे पास में जो 7 आवर्त हैं, क्या है? 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। तो आवर्त 1 से लेकर के 7, उस आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं। तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद में आवर्त नंबर 2 में 8 है, आवर्त नंबर 3 में 8 तत्व हैं, आवर्त नंबर 4 और 5 में 18 तत्व हैं, जबकि 6 और 7 में, जिसमें लैंथेनाइट एक्टिनाइट भी शामिल हैं, उसमें 6 और 7 में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट वाले जो तत्व हैं वो भी आवर्त नंबर 6 और 7 का ही हिस्सा है, लेकिन उनको तो बाहर रखा गया है। उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 32 है। आवर्त 1 में तत्वों की संख्या सबसे कम होती है, इसलिए इसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं, बहुत छोटा आवर्त कहा जाता है। आवर्त नंबर 2 और 3 में तत्वों की संख्या 8 होती है, 2 से जस्ट ज्यादा होती है, तो उसे बहुत छोटा नहीं कहेंगे, सिर्फ छोटा आवर्त कहेंगे, लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है यही, तो उसे हम क्या कहेंगे? लघु आवर्त कहते हैं। किसको? आवर्त नंबर 2 और 3 को। क्यों? क्योंकि इनमें 8 तत्व होते हैं। आवर्त नंबर 4 और 5 में 18 तत्व हैं, तो इन्हें हम कहते हैं दीर्घ। छोटे से जस्ट क्या आता है? बड़ा। तो इन दोनों को दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। किस किस को? आवर्त नंबर 4 और 5 को, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। फिर 6 और 7 में इससे जस्ट डबल के, लगभग डबल के बराबर 32 होते हैं। तो 32 का मतलब जब ये बड़ा है, दीर्घ है, तो ये कैसे हो जाएगा? उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़े से ज्यादा बड़े को हम क्या कहते हैं? अति दीर्घ आवर्त। तो 6 और जो आवर्त संख्या 6 और 7 जो है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दीर्घ आवर्त। 4 और 5 को हम अति दीर्घ कहते हैं इनको, तो 6 और 7 को। 4 और 5 को हम दीर्घ कहते हैं, 2 और 3 को लघु कहते हैं, और 1 को अति लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे कम तत्व इसमें ही होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? याद कर लेना, ये चीजें एग्जाम्स में पूछी गई हैं पहले, और ये बेसिक सी नॉलेज है जो हमारे आवर्त सारणी के डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए, आवर्त सारणी में जब भी हम बाईं से कहां जाएंगे? दाईं ओर। तो आवर्त सारणी में हम बाईं ओर जो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, वो विद्युत धनी तत्व होते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, अर्थात जिनमें ऑक्सीकरण होता है। विद्युत धनी तत्व कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, NaCl वाला, सोडियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम की क्रिया करवाते हैं, किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल ये निरावेशित है, और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल ये निरावेशित है। जब ये तत्व अवस्था में होंगे तो ये निरावेशित होंगे, तत्व अवस्था में होंगे। जब भी ये यौगिकों का निर्माण करेंगे तभी ये चार्ज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो सोडियम की क्रिया जब हम क्लोरीन से करवाते हैं तो फिर यहां हमारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है। अब Na+ हो जाता है, Cl- हो जाता है, अर्थात फिलहाल तो ये निरावेशित अवस्था में है, लेकिन वो तत्व होता है विद्युत धनी। कौन? सोडियम। और क्लोरीन होता है विद्युत ऋणी तत्व। क्यों? क्योंकि सोडियम ने अपने अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो इसके अंतिम कोश में 8 होने चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, या फिर ये पूरा खाली होना चाहिए। इसके अंतिम कोश में 7 है तो इसमें पूरे 8 होने चाहिए या पूरा खाली होना चाहिए। तो बेटर क्या लगता है क्लोरीन को, और सोडियम को क्या लगता है कि भाई मुझे अपना अंतिम कोश पूरा करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 7 तो मैं किसी से उधार नहीं ले सकता। उससे बढ़िया मैं किसी को 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे दूं तो मेरा ये कोश खाली हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा। तो सोडियम अपने अंतिम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो सेल होती है, सबसे बाहरी जो कक्ष होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके संक्रमित होकर के जाता है क्लोरीन के पास। तो सोडियम का अंतिम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब उसके अंदर कितने रह गए आपके पास?
8 रह गए। और क्लोरीन के अंतिम कोष में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक जंप करके इसमें आ जाता है, अब इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन इसने तो कर्जा लिया है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो कैसे होगा? ऋणी हो गए भाई ये तो। और इसने कर्जा दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास तो प्लस में धन जुड़ करके ही आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो विद्युत धनी तत्व होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में हमने जो तत्वों को रखा है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व उनको हमने अरेंज किया है, वो इसी आधार पर अरेंज किया है। वो चाहे आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी विद्युत धनी तत्व होते हैं। मतलब ये धन आवेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं? आपके धन आवेशित कण होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इधर से आवर्त सारणी में जब हम बाएं से बढ़ रहे हैं, दाईं ओर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो इसमें विद्युत धनी तत्व से तत्व स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हम बढ़ रहे हैं तो विद्युत ऋणी तत्व आते जा रहे हैं। क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, वर्ग नंबर 17 का ही तत्व है, वो विद्युत ऋणी तत्व है। तो यही बात वो समझाना चाह रहा था कि आवर्त सारणी में जब भी हम बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो विद्युत धनी जो तत्व होते हैं वो धात्विक तत्व बाईं ओर रखे जाते हैं, और विद्युत ऋणी तत्व जो कि अधात्विक तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर अर्थात राइट हैंड की तरफ रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए। वर्ग 1 के जो सभी तत्व हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 1। वर्ग 1 के जितने भी तत्व होंगे उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 1 होती है ना। वो कैसे होती है, एक कैसे प्राप्त हुई, वो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे वहां हमारे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, अर्थात उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। और वर्ग 18 के जो भी तत्व हैं उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, उनके कोष पूरे भरे हुए हैं। चलिए, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है। अब हमने उन तत्वों को हमने खंडों के आधार पर बांटा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर तत्वों को हमने 4 खंडों में, 4 ब्लॉक्स में बांटा है ना। 4 ब्लॉक में बांटा है। वो ब्लॉक कौन कौन से? एसपीडीएफ, जिन्हें हम उपकक्ष के नाम से भी जानते हैं। खंड या ब्लॉक कह लीजिए, या जिन्हें उपकक्ष कह लीजिए, सब सेल के नाम से कह लीजिए, या उपकोष के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो कोष तो हो गए भैया हमारे, ये KLMN, ये कोष कहलाते हैं, या इन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कोष, शेल या कक्ष, ऑर्बिट्स या ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। अब इनमें से जो 4 ऊर्जा स्तर हैं इनके क्या होते हैं? कोष जो है इनके क्या होते हैं? उपकोष। और उपकोष कितने हैं हमारे? 4 हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। SPDF जो हैं ये हमारे उपकोष हैं, 4 ही उपकोष हैं। अब कौन से ऊर्जा स्तर में कौन से उपकोष होंगे? जैसे आपका K वाला जो ऊर्जा स्तर है इसका एक ही उपकोष होता है S, L वाले के 2 होते हैं S और P। तो K वाले में केवल एक S उपकोष होगा, L में 2 होंगे S और P होंगे, M में 3 उपकोष पाए जाएंगे S, P और D उपकोष या D ब्लॉक पाए जाएंगे, और N में 4 उपकोष पाए जाएंगे S, P, D, F। चारों ब्लॉक्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब एक कोष हो गया और वो उसका क्या हो गया? उपकोष। तो K एक कोष है, कक्ष है, सेल है, उसका एक ही उपकोष है S। L जो कक्ष है, कोष है, उसके 2 उपकक्ष होते हैं, उपकोष होते हैं S और P। M जो कोष है उसके 3 उपकोष होते हैं S, P और D। N जो कोष है उसके 4 उपकोष होते हैं S, P, D, F। मतलब ये बिल्डिंग है, और उन बिल्डिंग में मकान, और मकान में ये क्या है? रूम। कि भैया के वाले मकान में केवल 1 BHK का है, 1 BHK का है, केवल उसमें एक रूम, किचन, लेट बात है। L वाला जो फ्लैट है, मकान जो है वो 2 BHK है, उसमें 2 रूम है। 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम एंड किचन। तो 2 कमरे हैं उसमें, बेडरूम, एक S और एक P है। M वाला जो बिल्डिंग है, ऊर्जा स्तर, वो 3 BHK है, मतलब उसमें 3 बेडरूम, हॉल और किचन वाला है। तो SPD ये 3 बेडरूम है, 3 BHK का ये फ्लैट है। N वाला जो फ्लैट है, मकान है, वो 4 BHK वाला, मतलब 4 उपकोष वाला, 4 कमरों वाला है, SPDF के नाम से। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया आपके कोष, और ये क्या हो गया? उपकोष। K कोष में कितने उपकोष होते हैं? 1 S। L कोष में कितने उपकोष होते हैं? 2 S और P। M कोष में कितने उपकोष होते हैं? 3 S, P और D। N कोष में कितने उपकोष होते हैं? 4 S, P, D और
एफ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? sp, d और f होते हैं। तो s जो ब्लॉक होते हैं, s ब्लॉक, s उसमें 2 ग्रुप आते हैं, वो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड आते हैं। p ब्लॉक के अंदर आपके 6 ग्रुप आते हैं। 6 ग्रुप कौन कौन से? 13 से लेकर के 18 वाले। डी ब्लॉक के अंदर, डी कोष्ठ के अंदर आपके 10 आते हैं, 3 से लेकर के 12 वाले। और एफ के अंदर आपके फिर आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आते हैं 2 लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज वाले तत्व आते हैं, जो 14 होते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे कोश और उपकोश होते हैं। हल्की धातुएं, लाइट मेटल जो होते हैं वो ग्रुप 1 और 2 में है, जैसे लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो ग्रुप 1 और 2 के जो भी तत्व हैं वो हल्की धातुएं, क्षारीय धातुएं होंगी। हल्की, लाइटेस्ट, क्षारीय, मेटल धातुएं होती हैं। जबकि वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु तत्व होते हैं, वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं। और भारी धातुएं जो पाई जाती हैं, जो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, वो आपके डी ग्रुप एलिमेंट में, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें वर्ग 3 से लेकर के 12 वाले हैं, ये भारी धातुओं वाले होते हैं, हैवी मेटल होते हैं। और कैसे होते हैं? संक्रमण धातु होते हैं, ट्रांजिशनल, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है। अधातुएं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वर्ग 13 से लेकर के 17 में होती है। और नोबल गैस जो होती हैं वो आपके वर्ग 18 में होती हैं। इस वर्ग 18 को हम जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, शून्य वर्ग तत्वों के नाम से भी जाना जाता है इन 18 के तत्वों का नाम। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद हम देखें प्रतिनिधि तत्व जो पाए जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स। तो सामान्य तत्व आपको मिलेंगे एस ब्लॉक में, मतलब समूह 1 और 2 में। और आपको टिपिकल जो तत्व मिलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, जो किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हो, वो आपको मिलेंगे पी में। जैसे आपके बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, गैलियम, ये प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी अर्धचालक का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, बोरॉन। तो जो निरूपित, इन्हें हम निरूपित तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो एस और पी ब्लॉक वाले तत्वों को प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या निरूपित तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं, निरूपित तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके अलावा जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशनल जो एलिमेंट्स है, वो होते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 के जो भी तत्व होंगे वो आपके संक्रमण तत्व या डी ग्रुप एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो होते हैं उन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इनर आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसमें 2 आते हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के तत्व। उन्हें हमें विरल मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब ये मिट्टी में आसानी से नहीं प्राप्त होते और बहुत कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो अधिकतर आपके जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो इसी में। तो जब प्रश्न आता है एग्जाम में विरल मृदा तत्व कौन से होते हैं, रेयर अर्थ मेटल आ चुका है एग्जाम में, तो आप बोलोगे कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट अर्थात एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी तत्व हैं वो सब आपके विरल मृदा तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए किसी भी आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। बताया ग्रुप ऊपर से नीचे होता है ना, तो उस ग्रुप में हर एक जो तत्व होता है जैसे ग्रुप नंबर 1 है, इसमें जितने भी तत्व हैं इनके हर एक में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। लेकिन आवर्त की अगर हम बात करें, जैसे आवर्त में हम बढ़ते हैं इधर से इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे ये आवर्त नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, तो आवर्त नंबर सेकंड में जब हम बढ़ेंगे तो दूसरा तत्व हमें यहां मिलता है हीलियम, यहां हीलियम मिलते हैं। तो हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हीलियम के बराबर नहीं होंगे। दूसरे आवर्त में हम बढ़े लिथियम के साथ में, यहां रहता है हमारा दूसरे आवर्त में बी बेरिलियम, फिर यहां से आ जाइए, फिर यहां से स्थान हमारा शुरू होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये स्टार्ट होते हैं। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होगी, लेकिन कक्षाओं की संख्या अलग अलग होगी, ऊर्जा स्तर अलग होंगे। और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो कक्षाओं की संख्या तो समान होगी। आवर्त जो होता है उस तत्व में कक्षाओं को संख्या को बताता है। आवर्त 2 का नंबर क्या है, उस तत्व में 2 कक्षाएं हैं। आवर्त नंबर 5 क्या बताएगा, उस तत्व में 5 कक्षाएं या ऊर्जा स्तर हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सॉरी अलग अलग होते हैं, लेकिन कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसी तरीके से हम देखें
किसी भी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर के 4 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है, फिर घटते घटते वापस 0 पर आ जाती है। मतलब संयोजकता 1 से स्टार्ट होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर संयोजकता घटेगी, फिर वापस से आपकी 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 और वापस क्या हो जाएगी 0। संयोजकता का मान 0 से लेकर के 4 के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर के क्या हो जाती है 8। मतलब ग्रुप 1 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 होते हैं, और ग्रुप नंबर 18 के जो तत्व होंगे उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 होते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के क्षारीय गुण घटते हैं, क्षारीयता घटती है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के तत्व सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं। जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे 2, 3 से लेकर 18 की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें क्षारीयता घटती है। सिमिलरली किसी भी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है समान, बता दिया। ग्रुप के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बराबर होगी, और आवर्त के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे अलग अलग होंगे, जबकि कोष की संख्या समान होती है। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय, और जबकि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं अम्लीय होते हैं। आता रहता है एग्जाम में प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, है ना। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं क्षारीय। जैसे आपका सोडियम धातु है, इसके आपने ऑक्साइड बनाए या हाइड्रोक्साइड बनाए तो इसकी आपने OH के साथ में क्रिया करवाई तो ये बना NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है भैया कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का नाम है, कास्टिक सोडा का नाम है। इसका मतलब ये क्या है क्षार होता है, क्या होता है क्षार। वहीं अधातुएं जो होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक कैटेगरी के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होंगे, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई अम्लीय होते हैं। अब देखिए कुछ हम कंडीशंस देखते हैं, कुछ कंडीशन बेस्ड जो हमारी चीजें आती हैं। जैसे आवर्त सारणी में, ये हमारे आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में हम 4-5 कंडीशन देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जो आवर्त सारणी है हमारे सामने, ये इस आवर्त सारणी में हम बाएं से दाईं ओर मतलब लेफ्ट टू राइट, तो उनके कौन कौन से गुणों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उनमें धात्विकता मेटलिटी घटती बढ़ती है, क्या उनकी क्षारीयता पर फर्क पड़ता है, क्या उनकी आयनन विभव ऊर्जा पे फर्क पड़ता है, क्या उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा पे फर्क पड़ता है ना। जब हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट की ओर, दाईं से बाईं ओर, तो क्या फर्क पड़ेगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोष की संख्या, इन पे क्या फर्क पड़ेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनन विभव ऊर्जा, एंथैल्पी या क्षारीयता, अम्लीयता, इन सभी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी में जब भी हम जाएंगे बाएं से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट, तो जब हम जाएंगे बाईं से दाईं ओर तो वो जो हम बढ़ते रहेंगे तो उन तत्वों में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर जो आगे आने वाले तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली जो ऊर्जा होती है, इसका मतलब वर्ग 1 के तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ऊर्जा कम पाई जाती है, इसलिए वर्ग 1 वाले तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। और वर्ग 17 का जो एक तत्व है आपका परमाणु क्रमांक नंबर 17 क्लोरीन, या वर्ग 18, तो वर्ग 1 से आप बढ़ेंगे वर्ग 18 की ओर, तो उनमें जो आगे आने वाले वर्ग के तत्व होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अलग ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या, वो जितनी ज्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होगी वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसलिए वो कण कैसे हो जाते हैं आगे वाले ऋणावेशित, और इधर वाले क्या रहते हैं धनावेशित, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम है तो वो फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करेंगे। और आगे ग्रुप नंबर 18 के नजदीक वाले जो तत्व होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी उनको। ऐसे ही जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, मतलब आयन बनाने की क्षमता बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनन बनाने की जो ऊर्जा होती है। अधात्विक गुण बढ़ते हैं, मतलब इधर वाले जो तत्व होंगे ग्रुप नंबर 1, 2 की तरफ वो धातु होंगे। जैसे जैसे हम इधर से बढ़ते हैं उधर की तरफ तो हमारे सामने अधातु तत्व आते जाते हैं। तो उन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनकी धात्विकता में क्या आती है कमी। अब हम कर ले उल्टा,
दाएं से बाईं और लेफ्ट टू राइट। तो जब बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि बढ़ती है तो इधर आने पर क्या होगी, उल्टा होने पर घटेगी। जब बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है तो दाएं से बाईं ओर आने पर आयनन विभव का मान क्या होगा, घटेगा। जब बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है तो दाएं से बाएं आने पर आयनन एंथैल्पी घटेगी। जब बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है तो दाएं से बाईं ओर आने पर धात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके जो क्षारीय गुण होते हैं और उनमें जो धात्विक गुण होते हैं उनमें क्या आती है, बाएं से दाएं जाने पर कमी आती है। तो राइट टू लेफ्ट आने पर उनकी क्षारीयता में और उनकी धात्विकता के गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऊपर और नीचे वाली परमाणु त्रिज्या की भी हम बात करें। जैसे आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है और दाएं से बाईं ओर आने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। और ऐसे विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बाएं से दाएं जाने पर घटती है और दाएं से बाईं ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है आपकी, उसमें परिवर्तन आता है। वर्ग में जब हम जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, परमाणु आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। वर्ग में जब हम जाते हैं नीचे से ऊपर तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बढ़ती है, आयनन विभव बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ेंगे। जब आप ऐसे आएंगे टेढ़े, इधर से जाएंगे फ्रांसियम से लेकर के हीलियम की तरफ बढ़ेंगे या इधर से आएंगे तो फ्रांसियम से जब आप हीलियम की तरफ बढ़ेंगे तो फ्रांसियम एक धातु है और हीलियम क्या है, अधातु तत्व है, तो उनके अधात्विक गुण बढ़ते हैं। और हीलियम से नीचे की ओर आने पर उनके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, ये देखिए ये वाला, ये तो इसका मतलब क्या हो, वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, एक तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, तो लिथियम धातु है तो फिर फ्रांसियम उससे भी ज्यादा धात्विक हो गया। वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार बढ़ता, तो सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन, फिर उससे बड़ा लिथियम, लिथियम तो सबसे बड़ा परमाणु ये। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रांसियम जो है वो सबसे बड़ा, परमाणु आकार में सबसे बड़ा है। यहां से जब आप जाएंगे, फ्रांसियम से जाएंगे आप हीलियम की तरफ, तो फ्रांसियम एक धातु है और हीलियम क्या है, एक अधातु है। इसका मतलब जब आप आवर्त सारणी में नीचे से बाईं ओर, नीचे बाईं ओर से आप ऊपर दाईं ओर जाएंगे तो उनके धात्विक गुणों में कमी आती है, धातुएं अधातु में बदल जाती हैं और अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जब आप उल्टा आएंगे, आप आवर्त सारणी में दाएं से ऊपर से नीचे की ओर आएंगे आप बाईं ओर, तो उनके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि हीलियम अधातु है, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हम धातुओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फ्रांसियम धातु हो गया। इसका मतलब फ्रांसियम परमाणु आकार में बड़ा हो गया और फ्रांसियम धात्विक गुणों में सबसे ज्यादा इसके अंदर धात्विक गुण पाए जाते हैं। तो कुछ ये थे दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ आवश्यक जानकारी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जिसके बारे में हमने कंप्लीटली 2 क्लास में काफी डिटेल में हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।